न्यूज। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। आईएमडी ने 5 राज्यों में चक्रवर्ती तूफान तौकते को लेकर अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में बन रहे इस साइक्लोन के चलते एनडीआरएफ की 53 टीमों को तैयार किया गया है। इन 5 राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। एनडीआरएफ की टीमों के इन राज्यों के तटीय इलाकों में तैनात किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई को तौकते के खतरनाक तूफान में बदलने की आशंका है। आशंका जताई जा रही है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हवाओं की स्पीड इससे भी ज्यादा हो सकती है। लक्षद्वीप में आज कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। केरल में गुरुवार रात से बारिश जारी है। कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों के पास पहुंच सकता है। वहीं चक्रवात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे बैठक भी करेंगे और चक्रवात को लेकर चर्चा भी करेंगे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनडीआरएफ और साथ में एनडीएमए और एनडीएमए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही कि आखिरकार ये तूफान कितना खतरनाक है, इन तमाम चीजों को लेकर ही समझने की हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ आरएस शर्मा जुड़ चुके हैं, मौसम केंद्र के निदेशक हैं जयपुर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सर, ये तूफान जो तौकते आ रहा है कितना खतरनाक है और किस तरीके से लोग इसको समझें? कैटेगरी में बन चुका है, साउथ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग एरियाज में है और अगले 6 घंटों में इसका जो इंटेंसिटी है वो और तीव्र होगा, यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ये बन जाएगा। और बात करें यदि इसके बाद अगले 12 घंटों में, तो फिलहाल जो ओशियन का, अरब सागर का जो ओशियन कंडीशंस है वो इस सिस्टम को और इंटेंस करने के लिए काफी कंडीशन फेवरेबल है। तो कहने का मतलब है कि अभी धीरे धीरे ये अगले 24 घंटों के अंदर इसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगा। पहले सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, देन वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो समुद्र के अंदर ही बन जाएगा। ये कल 16 मई को। इस दौरान हवा की गति जो है वो 130-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। और साथ ही साथ इस सिस्टम का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्टवर्ड है, यानी कि समुद्र के अंदर ही रहेगा। कोस्टल एरियाज को प्रभावित करते हुए इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है। लैंडफॉल की यदि बात करें तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से गुजरात कोस्ट के आसपास, पोरबंदर के आसपास में इसके 18 मई को टकराने की संभावना है। लेकिन आरएस शर्मा जी, ये लोगों के लिए खतरनाक किस तरीके से हो सकता है? कितनी इसकी रफ्तार हो सकती है और क्या रफ्तार में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है जो अनुमान अभी लगाया जा रहा है? जी, देखिए, क्योंकि अभी भी ये सिस्टम जो है वो समुद्र के अंदर है और कोस्ट से यदि देखें तो करीब 300-400 किलोमीटर दूरी पे है। तो लेकिन सिस्टम इतना इंटेंस होने पर इसका जो इम्पैक्ट है वो कोस्टल एरियाज में जो है वो स्पेशली कोस्टल एरियाज में रहता है और वहाँ पे हेवी रेनफॉल, देन विंड भी काफी स्ट्रॉन्ग दर्ज हो सकती है। और साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे समुद्र का जो पानी जो है वो तटीय इलाकों में घुस सकता है, उसको स्टॉर्म सर्ज भी बोलते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज जो है वो स्पेशली जो तटीय स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी अलर्ट जारी किया हुआ है। और फिलहाल मैंने जैसे आपको बताया साइक्लोन की कैटेगरी में है, तो अभी वहाँ पे जो विंड एट प्रेजेंट जो है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। लेकिन अगले 24 घंटों में यदि बात करें तो ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंस होगा। इंटेंस होने पे विंड स्पीड भी बढ़ती है और उससे एसोसिएटेड जो रेनफॉल एक्टिविटी है या जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे
जो स्टॉर्म सर्ज है, जो समुद्र का पानी है, वो भी तटीय इलाकों में घुसने की जो है वो कंडीशन बन सकती है। तो ये सब जो डैमेज जो है, इससे सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो विंड जब स्पीड 100 से ऊपर जाती है तो सराउंडिंग एरियाज में जो टेम्परेरी यूं कहें कि हाउसेज है या शेल्टर्स है, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन 50 से ज्यादा एनडीआरएफ की जो टीमों को तैनात कर दिया गया है जगह जगह पर, लेकिन क्या इस तूफान से किसी तरीके से भारत को चिंता करनी चाहिए? क्या कोई चिंता की कोई बात है या स्थिति को संभाल में आया जाएगा? देखिए, मौसम विभाग पूरी तरह से इस साइक्लोन को मॉनिटर करने के लिए बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहा है। पूरी तरह से ये तालमेल के साथ में इसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है और आने वाले जो 5-7 दिनों में इसका जो इंटेंसिटी और इसका जो लोकेशन होगा उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और स्टेट अथॉरिटीज भी अकॉर्डिंगली उसको रिएक्ट कर रही है। नो डाउट इंटेंसिटी वाइज यदि देखें तो सिस्टम काफी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बनेगा और ये जो है वो यदि इस कैटेगरी में कहीं लैंडफॉल होता है या तट के इलाके के आसपास भी होता है तो इसके तेज हवाओं से बल्कि बारिश से भी और स्टॉर्म सर्ज से नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को जो है वो सावधानी रखने की भी जरूरत है और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपनी ओर से जहाँ जो हाई अलर्ट जोन है वहाँ पे ऑलरेडी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आर.एस. शर्मा जी, अक्सर ये होता है कि इस तरह की जब चेतावनी दी जाती है, इस तरह की जब तूफान आते हैं तो वहां पर लोगों के पास जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से बचाव किया जाए और इस वजह से नुकसान ज्यादा होने की तस्वीरें जो देखने को मिलती हैं। आप किस तरीके से लोगों से कहेंगे कि किस तरीके से वो बचाव करें, किस तरीके से सावधानी बरतें ताकि अगर ये तूफान आए भी तो नुकसान कम हो? जी देखिए, ऐसा है कि मौसम विभाग इस तूफान के बनने की संभावना 2-3 दिन पहले ही व्यक्त कर चुका है और ऑलरेडी इसका जो मूवमेंट और इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूस अपडेट कर रहा है। तो आम लोगों के लिए एक तो नंबर 1 इसका सिस्टम का जो अपडेट है वो लेते रहें। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आम लोगों से ये गुजारिश है कि वो पूरी तरह से उन निर्देशों को, उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज जो है वो बेस्ड अपॉन इंटेंसिटी, बेस्ड अपॉन इसका जो इम्पैक्ट है उसके आधार पे एक्शन लेंगे। यदि कुछ लो लाइंग एरियाज या तटीय इलाकों को खाली भी कराना होगा तो स्टेट अथॉरिटीज अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे, लेकिन उसमें आम आदमी को भी पूरी तरह से सहयोग देना और उसको समझना चाहिए और इस हिसाब से जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। किस तरीके से वो सुरक्षित खुद को रखें? क्या उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है? खासतौर पर हम देखें समुद्री इलाके के आसपास में मछली पालन का बहुत काम होता है, लोग मछली पकड़ने के लिए वहां पर जाते हैं। हमने तस्वीरें देखी हैं और उसके बाद कुछ लोगों के फंसे होने की अभी भी तस्वीरें सामने आई थी। इससे पहले कुछ समय पहले तो वो लोग कैसे सावधानी बरते हैं? जी, ये पहले ही ये वार्निंग में 2-3 दिन पहले ही ये मेंशन कर दिया गया है कि जो फिशिंग वर्क है वो टोटल सस्पेंड होना चाहिए और जो मछुआरे पहले से ही डीप ओशियंस में गए हुए हैं उनको वापस तक के इलाकों में बाहर बुला लेना चाहिए। तो ऑलरेडी 2-3 दिन से एक्शन जारी होगा। स्टेट अथॉरिटीज ऑलरेडी अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है। इसके अलावा जो लोग अभी भी यदि समुद्र की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें अभी ये पूरी तरह से टाल देना चाहिए। साथ ही जो तटीय इलाके हैं जहाँ पे जो टेम्परेरी शेल्टर्स है, जो कच्चे हाउसेज है, हो सके तो अच्छे मीन्स सेफ शेल्टर्स में अपने आप को रखें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में और मैं जब आपको फिर बता रहा हूँ कि जो गाइडलाइंस, जो इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। एक बात और हम समझने की कोशिश करें आर.एस. शर्मा जी की 150 किलोमीटर की रफ्तार जब होगी तो क्या नुकसान हो सकता है? किस तरह की नुकसान की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की जो विंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है, लेकिन ये जो विंड स्पीड का जो एक्सपेक्टेशन है, हालांकि ये समुद्र के अंदर की विंड स्पीड है जहां सेंटर है और सेंटर के चारों ओर यदि देखें 100 किलोमीटर रेडियस की अराउंड ही इतना होता है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो विंड स्पीड उतना नहीं इम्पैक्ट करता है। तो लेकिन फिर भी यदि इतने विंड स्पीड से किसी स्थान पे यदि हिट करता है साइक्लोन तो वहाँ के जो कच्चे हाउसेज है वो टोटली डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जो टेम्परेरी शेल्टर्स है या टिन शेड वाले जो स्ट्रक्चर्स है उसके उखड़ कर पूरी तरह से उड़ जाने की संभावना रहती है। बड़े पेड़ जो है वो धराशायी हो जाते हैं। इसके अलावा जो पावर लाइन्स है वो पूरी तरह
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आर एस शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आर एस शर्मा जी जयपुर के जो मौसम केंद्र के निदेशक थे, उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्या हो सकती है, किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ परिवार बचाओ पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुछ कमी देखने को मिली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कुछ नियंत्रित दिखाई दे रही है, कोरोना मामलों में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली में 500 आईसीयू बेड बनकर और तैयार होंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले ही 500 आईसीयू बेड पहले ही तैयार हो चुके थे। 15 दिनों में आईसीयू के 1000 बेड्स तैयार हो चुके हैं। इसका सारा श्रेय डॉक्टर और इंजीनियर्स को जाता है। उन्होंने इसके लिए पूरी दिल्ली की तरफ से डॉक्टरों और इंजीनियरों को धन्यवाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बैंक यानी कि ओसीपी बनाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम एक और जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। राजधानी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की जा रही है। हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बैंक्स बनाए जा रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा। उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो एक बड़ी राहत मिलती हुई कहीं ना कहीं दिल्ली को सामने आ रही है। अब दिल्ली को लेकर ये तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ओसीपी लोगों के घर पर सप्लाई करने की बात कही जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी एक बार विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की जो स्थिति थी वो बिगड़ती नजर आ रही थी, मगर अब जाके कहीं ना कहीं स्थिति सुधरती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अस्पतालों की बात करें तो अभी तक अस्पतालों के अंदर जरूर आईसीयू बेडों के अंदर मरीज भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या अभी कम नहीं हो पाई है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी कि आईसीयू बेडों को बढ़ाया जाए और यहाँ तक कि कह सकते हैं वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं 1000 बेड तैयार हो चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि कोरोना की रफ्तार जो है वो रुकती नजर आए। मगर अब जाकर
कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 6,500 से ज्यादा कम के केस आए हैं और लगातार मरने वालों की संख्या की बात करें तो लगभग 300 से ज्यादा है अभी भी। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से होम क्वारंटाइन के अंदर जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होम क्वारंटाइन के अंदर सरकार की वेबसाइट के द्वारा, मगर उनको अभी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। मगर जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि अब डोर टू डोर यानी कि घर घर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी होम कह सकते हैं ऑक्सीजन कंटेनर के द्वारा, और हर तरीके से कोशिश की जाएगी उनका इलाज हो, जो घरों के अंदर इलाज करा रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोरोना से निजात मिल सके। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद कोरोना पे जो कहीं ना कहीं रफ्तार जो है कोरोना की है वो उस पर लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं आंकड़े इसी तरीके से घटते नजर आएंगे। जी और राजीव, ये जो अब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को सप्लाई करने की बात सरकार कह रही है, सरकार के इसके कहने के बाद क्या लग रहा है कि लोगों को किस तरीके से इससे मदद मिलेगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अस्पतालों की स्थिति थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। मगर बात करें जिस तरीके से अब होम क्वारंटाइन के अंदर जो इलाज चल रहा था लोगों का, यानी कि जो कोरोना से पीड़ित थे उनके लिए। बिल्कुल राजीव, आपको बीच में रोक रहे, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार तमाम जानकारी को साझा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा राहत देने का काम दिल्ली वासियों के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोले जाएंगे, उन लोगों को मुहैया कराए जाएंगे जिन लोगों को जरूरत होगी। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि उन लोगों के लिए एक जो टेक्नीशियन है वो भी जाएगा, डॉक्टर भी जाएगा, जांचेगा और उसके बाद ही इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजीव, किस तरीके से लोगों को मदद मिलेगी और जिन लोगों को मदद की जरूरत होगी वो कैसे सरकार से ये सेवा ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो होम क्वारंटाइन के अंदर यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई दी जाएगी वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक 2200 कंटेनर दिल्ली सरकार के पास है और लगातार उन कंटेनरों को यानी कि हर इलाके के अंदर 200 हर इलाके के अंदर भेजे जाएंगे और लगातार कोशिश की जाएगी कि जो होम क्वारंटाइन के अंदर इलाज करा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वजह से किसी की दिक्कत ना आए। मगर जिस तरीके से जिन लोगों ने होम क्वारंटाइन के द्वारा सरकार की वेबसाइट के द्वारा कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, उनकी भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, उसके अंदर भी कोशिश की जाएगी कि सरकार से कांटेक्ट किया जाए
और जिन लोगों के पास अभी तक रजिस्ट्रेशन के द्वारा कहीं ना कहीं संपर्क नहीं है, उनका भी संपर्क किया जाएगा और लगातार डॉक्टरों के द्वारा उनका मॉनिटराइज किया जाएगा। हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि कोरोना के लक्षण कितने हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं कोरोना की जो रोक है, यानी कोरोना की जो रफ्तार है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। मगर आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 6,500 से नीचे आंकड़े आ चुके हैं और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर शायद कोरोना में कहीं ना कहीं और ज्यादा गिरावट आएगी। जी और राजीव, यकीनन, लेकिन इस सुविधा का लाभ मिलने के बाद, इस योजना को मिलने के बाद दिल्ली वासी क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी, अच्छे खासे अस्पतालों के बाहर लोगों को ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए तरसते हुए हमने देखा था। लेकिन अब जब इतना बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है तो दिल्ली वासी क्या राहत की सांस ले रहे, वो खुश है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी दिल्ली सरकार के द्वारा, कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी कि अस्पतालों के अंदर हालात सुधरे, लोगों की जो कह सकते हैं अस्पतालों के बाहर जो मरीजों की भीड़ लगी हुई थी उसको कंट्रोल किया जाए। मगर लगातार कहीं ना कहीं स्थिति के अंदर सुधार जरूर आता नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर बाहर जो है अब वो भीड़ नहीं है, यानी कि मरीजों की संख्या नहीं है और लगातार अस्पतालों के अंदर जगह दी जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं कोविड सेंटर भी खोले जा रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें या फिर कहें जीटीबी अस्पताल की बात करें या जीटीबी पास के अस्पताल के पास जो रामलीला मैदान है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 500 बेडों का आईसीयू बेड बनाया गया है। लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से होम क्वारंटाइन के अंदर इलाज कराने की, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब निरंतर कोशिश कर रही है और कोशिश के साथ साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि दिल्ली के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है उसके अंदर ब्रेक लग सके। मगर दिल्ली की जनता का कहना यही है कि दिल्ली के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है उसको खत्म किया जाए ताकि दिल्ली सरकार कुछ जनता को राहत दे सके। मगर राहत जब ही मिल पाएगी जब कोरोना के अंदर गिरावट आएगी, यानी कि उसकी रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि भारी संख्या में जो केस हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे अच्छी बात यह कि मृत्यु दर भी जो कम होता नजर आ रहा है दिल्ली में। लेकिन क्या ये जो तैयारी आज की गई है ये तीसरी लहर को देखकर की गई है, और क्या इसको लेकर सरकार और भी जो 200 इनकी संख्या रखी गई इसको और ज्यादा बढ़ा भी सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें तीसरी लहर की तो तीसरी लहर बिल्कुल कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने कहा गया है कि तीसरी लहर दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर आ सकती है और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे पहले ही इंतजाम कर लिया जाए और इसीलिए लगातार कोविड सेंटर की बढ़ाई जा रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है अस्पतालों के अंदर भी बेड बढ़ाने की, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन कंटेनर है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं और इसीलिए हर इलाके के अंदर 200 कंटेनर भेजे जाएंगे और लगातार कोशिश की जा रही है। और उसकी शुरुआत आज से कुछ इलाकों के अंदर कर भी दी गई है और लगातार कहीं ना कहीं जो वेबसाइट के माध्यम से या ऐप के माध्यम से जो भी लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए भी कहीं ना कहीं पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मगर दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं अब राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं तो लगता है कि शायद दिल्ली के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है वो रुकेगी और आने वाली जो तीसरी लहर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। जी लेकिन राजीव, आप लगातार अपने तस्वीरें देखी थी, पिछले साल भी आप अपनी जान पर खेल करके किस तरीके से कोरोना संक्रमितों के बीच से खबरें लेकर आ रहे थे, वो तस्वीरें देश को दिखा रहे थे। इस बार भी आप लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। क्या बदलाव इस बार आप महसूस कर रहे हैं? और ये पूरा जो इतना लंबा वक्त रहा है, क्या दिल्ली वाले अब थोड़ी राहत ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें 2020 की तो 2020 के अंदर सरकार ने कहीं ना कहीं कदम उठाए थे और कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था, जिसकी वजह से कोरोना की जो रफ्तार थी वो रुकी थी। मगर जिस तरीके से अब की बार की बात करें तो 2021 के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने थोड़ी बहुत देरी जरूर की और यही की देरी जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई, क्योंकि लगातार जो कोरोना के आंकड़े बढ़े दिल्ली के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है। मगर बात करें जिस तरीके से आप कोरोना की रोकथाम की तो कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें निरंतर कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या पीएम केयर फंड के द्वारा हो या फिर कहे दिल्ली सरकार के द्वारा हो, निरंतर कोशिश की जा रही है और लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही मिलकर काम कर रही है। मगर अभी भी थोड़ा बहुत तालमेल का अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। अगर ये तालमेल और लंबा समय मिलकर चलते रहे तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसके अंदर बिल्कुल ब्रेक लगते नजर आएंगे। और यहाँ तक कि अब रूस की वैक्सीन भी आ चुकी है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इजाफा किया जाएगा, लगातार प्रक्रिया दी जाएगी, वैक्सीन की दी जाएगी और लगातार जनता का कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवा भी रही है। मगर देखना होगा कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब उपलब्ध कराई जाएगी और जो तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है उसके अंदर सरकारें कितना अपना योगदान देंगी या कितने कड़े कदम उठाएंगी। जी लेकिन राजीव, क्योंकि एक बड़ी योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, ओसीबी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक, क्या कहना है विपक्ष का इस पर? क्या विपक्ष का कोई नेता इसको लेकर कुछ कहता नजर आ रहा है या भविष्य में कोई ऐसी उम्मीद है? जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बीजेपी हमलावर रही थी, कांग्रेस हमलावर रही थी, इस बार क्या उम्मीद दिख रही है?
देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें ऑक्सीजन बैंक की, तो यानी कि सीधे सीधे कहे तो ऑक्सीजन बैंक के अंदर ऑक्सीजन कंटेनर होंगे और लगातार कहीं ना कहीं उसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना भी साध रहा है। बात करें कांग्रेस की या फिर भाजपा की, तो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है और लगातार यही कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से कि जितनी भी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है वो सिर्फ पीएम केयर फंड से दी जा रही है, यानी कि भाजपा की तरफ से दी जा रही है और दिल्ली सरकार सिर्फ उसका श्रेय ले रही है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर करिए, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर ही जनता का बचाव कर सकती है, मगर वो बचाव अब देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर कंट्रोल में होती नजर आ रही है, मगर अभी इससे कहीं ना कहीं बचाव की जरूरत है। वैक्सीन जरूर लग जाए लोगों को, मगर वैक्सीन लगने के बाद भी कहीं ना कहीं मास्क भी जरूरी है, सैनिटाइजर भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल जरूरी है। तो यही चीज की सरकारें भी कहती नजर आ रही है और जनता को भी कहीं ना कहीं ये चीज समझना होगा कि वैक्सीन का टीकाकरण लगने के बावजूद भी हमें सतर्क रहना होगा, चौकन्ने रहना होगा, ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। और देखना होगा तीसरी लहर जो है, यानी कि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, वो कितनी उसके लिए सरकारें कोशिश कर रही जी। लेकिन राजीव, जिस तरीके से केस गिर रहे हैं, सरकारें और सख्ती कर रही हैं, क्या दिल्ली वासी उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन जल्द ही खुलेगा या उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि लंबे वक्त तक ये लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर कहा गया था कि लॉकडाउन जरूर छोटा लगाया गया और छोटे छोटे करके ही लगभग 3 या 4 लोगों का लॉकडाउन हो चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। मगर बात करें जनता की, तो जनता चाहती है क्योंकि उनको राहत चाहिए, यानी कि घरों से बाहर निकलना है, अपना रोज जो दिनचर्या है, यानी कि रोज कमाना है, रोज खाना है। मजदूर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है और कहीं ना कहीं जितने दिनों से घर में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, उनको खाने पीने की देने की दिक्कतें हैं। दिल्ली सरकार कोशिश भी कर रही है, मगर वो कोशिश कितनी कारगर होगी, मगर देखना है कि दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है या फिर कहें जो रणनीति बनाई गई है लोगों को मदद करने की, वो मदद कितनी मिल पाएगी, कितनी लोगों तक मदद पहुंचती है, कैसे हालातों पर काबू पाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़े, उन्होंने तमाम जो मौजूदा स्थिति वहां की है वो बताई और किस तरीके से सरकार ने एक बड़ी योजना दिल्ली वासियों को दी उसके बारे में जानकारी दी। रुक करते हैं आज की तीसरी खबर का। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में गंगा नदी में कई शव मिले हैं, इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा कि जो कहता था गंगा ने बुलाया है उसने मां गंगा को रुलाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट को भी शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि गंगा नदी के किनारे 1140 किलोमीटर की रेंज में 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। राहुल गांधी का तंज प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान को टारगेट किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान वाराणसी में मोदी ने कहा था कि ना तो मैं यहां पर आया हूं और ना ही मुझे भेजा गया है, दरअसल मुझे तो मां गंगा ने यहां बुलाया है। यहां आकर मैं वैसा ही अनुभव कर रहा हूं जैसे एक बालक अपनी मां की गोद में करता है। वहीं कोरोना संकट के बीच पिछले कुछ दिनों में गंगा नदी में या उसके किनारे कई शवों को देखा गया है। आशंका है कि नदी में बह रहे शव कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु के बाद फेंके गए हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप